गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसएम क्लासेज पे आपका स्वागत करता हूं। अपन थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको हीट और वर्क के कुछ कॉन्सेप्ट जो है उनके बारे में बताया था कि सिग्नल कन्वेंशन जो है अपन कैसे करते हैं। अब हमारे पास में एक आध न्यूमेरिकल और अपन कर लेते हैं, उसके बाद में अपन इनका ग्राफिकल एनालिसिस देखेंगे कि किस तरह से हम सिस्टम्स जो प्रोसेस जो है उनमें ग्राफ के थ्रू कैसे इनको समझाते हैं और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आस्क किया जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने पास में एक क्वेश्चन है, इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड ही है। फाइंड डेल्टा यू फॉर ए सिस्टम which absorbs 10 kilojoule heat and work done 15 किलोजूल। ये क्वेश्चन अपन को दिया गया है और अपन को इसका सॉल्यूशन करना है। तो कैसे करेंगे? पहले अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, ये कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा यू इसमें पूछा गया आपसे, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू। देखिए सिस्टम क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब डेल्टा ये जो क्यू है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस, या प्लस लगाने की जरूरत नहीं, वैसे ही पता चल जाएगा कि भाई पॉजिटिव है ये। तो ये हो गया आपका 10 किलो जूल। और वर्क डन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम क्या कर रहा है, खुद वर्क कर रहा है। तो सिस्टम जब वर्क करता है तो सिस्टम के लिए वो नेगेटिव होता है, दैट्स वाई यहाँ पर -15। तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा माइनस के 5 किलो जूल। ये आपका स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं। फाइंड डेल्टा यू फॉर ए सिस्टम इन विच surroundings absorbs 10 kilojoule of heat and work done by the system is 60 किलो जूल। तो एक सिस्टम है जिसमें क्या हो रहा है कि सराउंडिंग जो है वो 10 किलो जूल एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और वर्क डन सराउंडिंग कर रहा है किस पे, सिस्टम पे। और कितना वर्क डन कर रहा है, 60 किलो जूल। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आपको यहां ये ध्यान रखना है कि क्यू क्या लेंगे अपन। देखो सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर रहा है, समझना मेरी बात को, यहां पर सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब सिस्टम के लिए वो नेगेटिव होगी। इसका मतलब क्यू जो है वो हो गया -10 किलो जूल। और वर्क डन जो है वो सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम इज 60 किलो जूल। अपन इसको कर लेते हैं बाय सराउंडिंग कर लेते हैं, वर्क डन बाय द सराउंडिंग, थोड़ा सा ये सही हो जाएगा, बाय द सराउंडिंग। बाय द सराउंडिंग इज 60 किलो जूल। ठीक है, अब ठीक है। तो यहां पर अब देखिए सराउंडिंग्स कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है, सिस्टम के ऊपर कर रहा है, तो ये आएगा पॉजिटिव। तो मैं यहां लिख देता हूं +60 किलो जूल। तो अब अपना जो आंसर है वो आ जाएगा 50 किलो जूल।
और यदि आप यहाँ पर सिस्टम भी कर देते तो माइनस का हो जाता, तो ये माइनस का, ये 70 किलो जूल हो जाता माइनस का। आगे की बात समझ में, आप लोगों के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अब अपन चलेंगे ग्राफिकल एनालिसिस पे। आप फटाफट ये दोनों क्वेश्चन लिखें। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोसेस होते हैं उनमें ग्राफिकल एनालिसिस कैसे करेंगे हम, पी वर्सेस वी, या वी वर्सेस टी, या टी वर्सेस वी, या पी वर्सेस टी ग्राफ बनाकर। देखते हैं अपन कैसे करेंगे इसको। देखिए जैसे अपने पास में है प्रोसेस ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहली प्रोसेस लेते हैं हम, जैसे हम बोलते हैं आइसोबैरिक। पहली प्रोसेस ली अपन ने आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक का मतलब ये होगा कि डेल्टा पी जो है वो 0 होगा, यानी कि पी क्या है, कांस्टेंट। पी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब इसमें ग्राफ जो है वो किस तरह से आएगा, सबसे पहले मैं पी वर्सेस वी ग्राफ लेता हूं। सबसे पहले जो है अपन P वर्सेस V ग्राफ लेते हैं। यहां पर मैंने P ले लिया और यहां पर मैं V ले लिया। अब देखो P तो कांस्टेंट है, P क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ग्राफ जो है आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। और इधर जाएंगे तो एक्सपांशन होगा और इधर आएंगे तो कंप्रेशन होगा। तो एक्सपांशन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे और कंप्रेशन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है। अब इसका मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूं। ये अपना होगा V वर्सेस T ग्राफ। अब देखिए PV इक्वल टू NRT होता है, ठीक है, और P हमने कांस्टेंट कर दिया, तो V इक्वल टू NRT बाई P, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, T हो गया। इसका मतलब Y इक्वल टू mx में लीनियर इक्वेशन में अपन देखें तो अपन को क्या मिलेगा, पॉजिटिव ग्राफ मिलेगा। तो पॉजिटिव ग्राफ ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और ये हो गया एक्सपांशन और ये हो गया कंप्रेशन। एक बार मैं थोड़ा सा इसको सही बना देता हूं। ये हो गया एक्सपांशन और ये हो गया कंप्रेशन। क्लियर है। इस तरह से ये दो ग्राफ हो गए। तीसरा ग्राफ और अपन बना सकते हैं इसमें। और ये हो गया P वर्सेस T ग्राफ, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूं, ये नीचे वाला ग्राफ दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। P वर्सेस T ग्राफ में क्या हो रहा है कि P तो कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है तो अपन को ग्राफ ऐसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, ये एक्सपांशन और ये कंप्रेशन। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं सेकंड टाइप के प्रोसेस की, जिसमें हम लेंगे आइसोकोरिक। सेकंड लेंगे अपन आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, आप जानते हो डेल्टा V बराबर 0 होता है, यानी कि यहां पर V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब ग्राफ बनाते हैं, पहले अपन P वर्सेस V ग्राफ बनाते हैं। पहला ग्राफ अपन को कुछ इस तरह से मिलेगा, यहां मैंने P ले लिया और यहां पे मैंने V ले लिया। तो P वर्सेस V ग्राफ में क्या होगा, V तो कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरह से, ठीक है। और ये हो गया एक्सपांशन और ये हो गया कंप्रेशन। ध्यान रखना आपको, यदि ऐसे लाइन जा रही है और मैं ऐसे लगा रहा हूं तो ये हो गया एक्सपांशन, और ये ऐसे है और मैंने ऐसे लगा दिया तो ये कंप्रेशन है। ठीक है ना। अब देखिए
मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूं यहां पे v वर्सेस t का। ये हो गया आपके v और ये हो गया t। तो क्या होगा, v तो कांस्टेंट है, इसका मतलब इसमें भी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो ये आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तीसरा ग्राफ बनाते हैं अपन p वर्सेस t का। ये P है और यहां पर अपन ने ले लिया T। अब देखिए, यहां देखो PV इक्वल टू NRT, और मैं P इक्वल टू, V तो कांस्टेंट कर दिया, तो P इक्वल टू क्या आएगा, NRT बाई V, यानी अपन को पॉजिटिव ग्राफ मिलेगा। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, यहाँ पे T हो गया, तो यहाँ ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको। तो ये एक्सपांशन और ये कंप्रेशन। क्लियर है। अब मैं तीसरी कंडीशन बताता हूं आपको। तीसरी कंडीशन है आइसोथर्मल। तीसरा प्रोसेस है अपना आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी बराबर 0, यानी कि टी क्या होगा, कांस्टेंट। टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चलो ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं अपन। ये देखिए, ये हमने पहला ग्राफ लिया P वर्सेस V का। अब T कांस्टेंट, तो P वर्सेस V में हाइपरबोला, यानी कि इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा, ये इस तरह से। तो ये एक्सपांशन और ये कंप्रेशन। क्लियर है। और सेकंड ग्राफ देखते हैं अपन, जो कि V वर्सेस T है। इसमें क्या होगा, कौन कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी y एक्सिस पे, तो स्ट्रेट लाइन। तो ये एक्सपांशन और ये कंप्रेशन। अब तीसरा ग्राफ बनाते हैं अपन, जो कि P वर्सेस T होगा, और इसमें भी अपन को क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि T जो है क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कंप्रेशन और ये एक्सपांशन। तो ये हमने आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल में जो है ग्राफ एनालिसिस किया। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, आइसोबैरिक में डेल्टा P 0 हो जाएगा, यानी कि P कांस्टेंट है। P कांस्टेंट है तो P वर्सेस V जब आप ग्राफ बनाओगे तो P तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, यानी स्ट्रेट लाइन मिलेगा। उसके बाद V वर्सेस T हम ड्रॉ करेंगे, तो PV इक्वल टू NRT में P आप कांस्टेंट कर रहे हो, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, T हो गया। तो V और T का हमको पॉजिटिव ग्राफ मिलेगा, कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन। अब मैं P वर्सेस T की बात करूं, तो P तो कांस्टेंट है, तो वापस क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आइसोकोरिक में क्या होगा कि डेल्टा V कांस्टेंट है, डेल्टा V 0 है, यानी V क्या है, कांस्टेंट है। तो P वर्सेस V ग्राफ में V क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन मिल गई। V वर्सेस T में V कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन मिल गई। P वर्सेस T में PV इक्वल टू NRT में आप V को कांस्टेंट कर रहे हो, तो V यहां आ गया, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया T, यानी कि पॉजिटिव ग्राफ मिलेगा, इस तरह से लाइन मिलेगी। अब मैं बात करता हूं आइसोथर्मल में, तो डेल्टा T इक्वल टू 0, यानी कि T क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। T कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब PV जो है वो हाइपरबोलिक मिलेगा। V वर्सेस T में T कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन, और P वर्सेस T में भी T कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन। आप फटाफट इससे बनाए, फिर अपन साइक्लिक प्रोसेस देखेंगे। तो अपन ने ये प्रोसेसेस देखें। अब इन प्रोसेसेस के बाद में एक प्रोसेस हो रहा है साइक्लिक प्रोसेस, उसके बारे में बात करते हैं। इसको मैं एज कर देता हूं। साइक्लिक प्रोसेस को आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनता है। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, अपना 4th नंबर पे साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस को पहचानोगे कैसे, आपको ध्यान रखना है, इन दिस प्रोसेस इनिशियल
एंड फाइनल स्टेट इनिशियल एंड फाइनल स्टेप्स आर सेम and loop is formed. लूप फॉर्मेशन होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट रहेगी और साथ में क्या होगा, लूप फॉर्मेशन होगा। जैसे मैं यहां पर एक बना रहा हूं ग्राफ, अरे भाई सीधी बन जाना, ये अपन ने P वर्सेस V अपन ने ग्राफ बनाया, ठीक है। V वर्सेस P बना लेते हैं, P वर्सेस V बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी आपका मन करे। आपने P वर्सेस V ग्राफ बनाया और ग्राफ जो है आपको कुछ इस तरह से मिला कि A से B गए, ये A, ये B, B से C गए, ये C, C से D आए, ये D, और A तक वापस गए, ठीक है। और हो रहा है इसमें क्या, एक्सपांशन, यहां से ये ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ये ऐसे, मतलब क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज। क्लियर है। अब इसमें देखो, यदि मैं इन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को देखूं तो अपन को क्या देखने को मिलता है। यहां पर ए से बी तक आप बताइए क्या हो रहा है। ए से बी तक की प्रोसेस जो है उसको हम क्या बोलेंगे। देखिए ए से बी तक, ए टू बी, ए टू बी क्या हो रहा है, देखो ए से बी कौन सा प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, यानी कि आइसोकोरिक है। वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है या प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है, देखिए वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो आइसोबैरिक, क्या हो गया, आइसोबैरिक। तो ये प्रोसेस है हमारा आइसोबैरिक। आइसोबैरिक है, लेकिन इस आइसोबैरिक प्रोसेस में साथ ही हो क्या रहा है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो वॉल्यूम का एक्सपांशन हो रहा है। वॉल्यूम का क्या हो रहा है, एक्सपांशन। और एक्सपांशन कब होता है, जब हीटिंग होती है, मतलब कि ए से बी तक क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है। क्लियर है। अब मैं आ रहा हूं बी से सी तक, तो बी से सी तक अपन चेक करते हैं, बी टू सी। बी से सी तक देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक, लेकिन हो क्या रहा है, ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, और तो आइसोकोरिक है, लेकिन नीचे आने का मतलब क्या है, कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्रेशन। कंप्रेशन, और कंप्रेशन कब होता है, जब कूलिंग होती है। कंप्रेशन कब होता है, जब कूलिंग होती है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं सी से डी तक, तो अब मैं जा रहा हूं सी से डी तक। सी से डी तक क्या हो रहा है, वापस आइसोबैरिक आ गया, क्योंकि प्रेशर क्या हो रहा है, कांस्टेंट, तो हो गया आइसोबैरिक। आइसोबैरिक है, लेकिन ये अपने उल्टा लगा दिया इसको, ये देखो, ये ऐसे होगा ना, क्लॉकवाइज चलेंगे, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, तो इधर जाएगा ना, ये उल्टा लग गया, सॉरी। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो यहां पर भी क्या होगा, कंप्रेशन। और कंप्रेशन कब होता है, जब कूलिंग होती है। अब बात करते हैं डी से ए तक हम जा रहे हैं, तो डी से ए तक हम गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे,
डी से ए तक आइसोकोरिक है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये हो गया आइसोकोरिक। लेकिन यहां देखो एक्सपांशन हो रहा है, तो यहां पर होगा एक्सपांशन। और एक्सपांशन कब होता है? जब हीटिंग होती है। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार फिर मैं बता रहा हूं, ए से बी तक जाएंगे तो क्या हो रहा है? प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए आइसोबैरिक। ए से बी देख रहे हो आप, एक्सपांशन हो रहा है, और एक्सपांशन कब होता है? जब हीटिंग होती है। बी से सी, बी से सी आप जा रहे हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक। और ऊपर से देखो नीचे ये क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है इसलिए। और कंप्रेशन कब होगा? जब कूलिंग होगी। सी से डी तक हम जा रहे हैं तो वापस प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो आइसोबैरिक। लेकिन इधर से इधर जा रहे हैं, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन कब होगा? कूलिंग होगी जब। डी से ए पर जा रहे हैं तो डी से ए पर जाओगे तो अब क्या हो गया? वॉल्यूम वापस कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, तो आइसोकोरिक। लेकिन एक्सपांस और हो रहा है, वो किस में होता है? हीटिंग में होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये इनिशियल थी और फाइनल स्टेज वापस ही यहीं आके रुकी, इसलिए क्या बोलते हैं? साइक्लिक बोलते हैं। लूप का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए कौन सा है? साइक्लिक प्रोसेस है। इसे मैं लिख दूंगा साइक्लिक, साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर है? साइक्लिक प्रोसेस ये होता है। साइक्लिक प्रोसेस ऐसे भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। ये हो गया P और ये V। अब साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ऐसा भी हो सकता है, ये A हो गया, ये B, ये C और ये D। इसे भी हम साइक्लिक प्रोसेस ही कहेंगे, ऐसा नहीं कि इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, लेकिन इसको नहीं कहेंगे। जैसे मैं ये बना दूं, ये PV और ये हो गया ग्राफ, तो ये साइक्लिक नहीं है। क्लियर है? अब इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, वो क्या बात है? कि जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं ऑल स्टेट फंक्शंस शुड बी जीरो। सारे स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं? जीरो होते हैं। जैसे डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, ये सब क्या होते हैं? जीरो होते हैं। किसमें? साइक्लिक प्रोसेस में। इसको आप ध्यान रखना क्योंकि आगे आपको ये काम आएगा। ठीक है, फटाफट इसे लिखें, फिर अपन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अब अपन एक टाइप और बचा है प्रोसेस का, उसको पढ़ लेते हैं, फिर अपने प्रोसेसेस फिनिश हो जाएंगे, फिर अपन वर्क पे काम करेंगे, वर्क पे वर्क करेंगे, वर्क पे वर्क करेंगे कि किस तरह से वर्क डन आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, नोट्स वगैरह बनाते रहना आप लोग, तभी जाके काम बनेगा, अदरवाइज तो नहीं बनेगा। ठीक है ना? चलो मैं बात करता हूं, हमारे पास में अगला है इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक तो आपके पास में है इरिवर्सिबल प्रोसेस, और एक आपके पास में है रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पर 6 नंबर पे अपन ले लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, एक हो गया इरिवर्सिबल और एक हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस। कैसे होते हैं इनके बारे में थोड़ा समझिए। देखिए, जैसे अपने पास में ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में ये कोई आइडियल गैस भरी हुई है और यहाँ पिस्टन लगा हुआ है। और यहां मैंने कोई m ग्राम का
वेट रख दिया और ये आपकी क्या है, आइडियल गैस। ठीक है, तो जैसे ये ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाएगा, ये क्या होगा, पिस्टन नीचे जाएगा और यहां कुछ ऐसा, ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि ये वॉल्यूम जो है इसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और पिस्टन जो है वो यहां आ जाएगा। ये आपका पिस्टन और यहां पर, ठीक है। अब यहां पर ये जो क्राइटेरिया है आपका, और यहां से ये जो कंप्रेशन हुआ है, ठीक है ना, यही इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये हो गया पी एक्सटर्नल, यहां से क्या लग रहा है, पी एक्सटर्नल, यहां से क्या लग रहा है, पी एक्सटर्नल, ठीक है ना, ये पिस्टन है। अब इसमें होगा क्या, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये आया तुरंत पिस्टन जो है वो नीचे की ओर चले गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात इसमें क्या ध्यान रखने वाली है कि ये वन स्टेप होता है, दिस इज वन स्टेप प्रोसेस। दूसरी बात, इसमें ये जो प्रेशर लग रहा है ऊपर से ये कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। और तीसरी बात, ये फास्ट होता है, ये क्या होता है, फास्ट होता है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस की क्या क्या खासियत होती है, वन स्टेप होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा और फास्ट होगा। अब मैं बात करता हूं रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें होता क्या है कि यहां पर एक कंटेनर है अपने पास में, इसमें ये कोई गैस फील्ड है, आइडियल गैस, ये आपने पिस्टन लगाया और यहां कुछ आपने क्या डाल दी, मिट्टी डाली, ठीक है। तो ये मिट्टी थोड़ा सा पिस्टन को नीचे लाएगी और वापस पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी और मिट्टी बढ़ाएंगे तो पिस्टन को थोड़ा नीचे लाएगी, फिर थोड़ा सा और ऊपर ले जाएगी, फिर हम और ज्यादा मिट्टी बढ़ाएंगे तो फिर पिस्टन और थोड़ा नीचे आएगा और फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। मतलब रिजल्टेंट तो ये नीचे ही आएगा लेकिन इसकी तरह फास्ट नहीं आएगा, कुछ स्टेप्स में आएगा ये, क्योंकि हम यहाँ पर ये जो है यहाँ तो फिक्स कर दिया था अपन ने वेट, यहाँ मिट्टी की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्रेशर जो है वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं एक तरह से। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर कुछ इस तरह से कंडीशन बनेगी कि पिस्टन जो है वो यहां आ गया, जब मिट्टी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई तो ये जो गैप आया, ये जो एक्सपांशन, ये कंप्रेशन जो हुआ है, यही हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हुई, पहली बात मल्टी स्टेप हो गया, ये पहली चीज तो ये मल्टी स्टेप हो गया। दूसरा, ये प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहा, वेरिएबल हो गया, टू एट वेरिएबल प्रेशर। और तीसरी बात, ये फास्ट हो रहा है, ये स्लो होगा, ठीक है। तो इस तरह से इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस में मेन डिफरेंस क्या है, ये वन स्टेप होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, फास्ट होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस मल्टी स्टेप होता है, वेरिएबल प्रेशर पे होगा और स्लो स्टेप में होगा, सॉरी हाँ स्लो स्टेप में होता है। फटाफट आप इसे लिखें, फिर अपन आगे को कॉन्सेप्ट देखेंगे। आई होप आप इतना ही ठीक रहेगा आज के लिए।
बाकी जो चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप यहाँ तक के नोट्स बनाएं और यदि कोई और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।